Hello, aspirants. Welcome to Study Smart IAS PCS. Before starting today's lecture, I wish you all very happy New Year 2025. नए साल की शुरुआत में आपको आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स जर्नी में असिस्ट करने के लिए वी आर बैक। हमारे आज के लेक्चर में हम बात करेंगे हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड 5 इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन न्यूज के बारे में, क्योंकि एज पर पीवाईक्यू ट्रेंड एनालिसिस हिस्ट्री में प्लेसेस इन न्यूज से रिलेटेड क्वेश्चंस रिपीटेडली पूछे जाते हैं, चाहे सोमनाथ टेम्पल के पास सर्किट हाउस का इनॉग्रेशन हो या रामानुजम स्टैचू की अनवीलिंग। इन सब से बैकवर्ड लिंकेजेस करते हुए यूपीएससी बार बार क्वेश्चंस रिपीट करता है। अगर हमें इन सभी प्लेसेस इन न्यूज की बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होगी तो हम बहुत सारे स्टैटिक क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये लेक्चर स्ट्रिक्टली प्रीलिम्स स्पेसिफिक होगा। प्रीलिम्स स्पेसिफिक से मतलब ये है कि हिस्ट्री में जो प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं उनके लिए आपको चीज़ें कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग तो होनी ही चाहिए, बट चीज़ें याद भी होनी चाहिए। हिस्ट्री में रेटिफिकेशन की ज़रूरत भी है, साथ ही साथ समझना तो बेसिक चीज़ें हैं ही है, मगर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फोकस मेरा होगा, जहाँ पे आप गलती करते हो, जो पेपर में आपकी हवाइयाँ उड़ती हैं, वो इसलिए उड़ती हैं क्योंकि आपको चीज़ें याद नहीं होती हैं। तो चीज़ों को अभी से याद करते हुए चलो, ताकि जब एग्जाम पास आए तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आए कि अब चीज़ें याद नहीं है, बस एक बार देख लेते हैं सब कुछ। तो वो देखने वाला काम मत करो, अभी से कॉपी और पेन उठाओ और मेरे साथ के साथ सब कुछ याद करते जाओ। सबसे पहले जो न्यूज़ होगी वो है पोर्ट ब्लेयर की। इसका नेम चेंज करके श्री विजयापुरम कर दिया गया है, ठीक है। तो पोर्ट ब्लेयर से रिलेटेड हमें सारा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन इसके बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन तो ये है कि इसका नेम चेंज करके श्री विजयापुरम कर दिया गया है, ठीक है। अब श्री विजयापुरम क्यों कर दिया गया है? क्योंकि आपको पता होगा कि अंडमान निकोबार आइलैंड जो था वो चोला एम्पायर का एक बहुत बड़ा नेवल बेस हुआ करता था। क्या हुआ करता था? नेवल बेस हुआ करता था। किसका? चोला एम्पायर का। तो राजेंद्र चोला वन थे, जो चोला रूलर, राजेंद्र वन, इन्होंने क्या किया था, साउथ ईस्ट एशिया की कंट्री जो इंडोनेशिया है आज, उसी का नाम था पहले, उसमें एक जगह थी एक्चुअली श्री विजयापुरम, ठीक है, श्री विजयापुरम। तो इसको इन्वेट किया था इन्होंने। तो ये अपने आप में बहुत रेयर इवेंट था, क्योंकि यूजुअली इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज हैं उनके रिलेशंस हमेशा से पीसफुल रहे हैं, मगर इट इज़ वन ऑफ द रेयर इवेंट्स जहाँ पे चोला एम्पायर के किसी राजा ने साउथ ईस्ट एशिया की किसी कंट्री पे इन्वेजन किया था, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि उस जगह का नाम श्री विजयापुरम था, ठीक है, जिसको हम जीत कर भारत ले आए थे एक तरह से, तो इसलिए इस जगह का नाम श्री विजयापुरम कर दिया गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रहेगी। दूसरी और क्या चीज़ याद रखनी है? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कैसे नाम चेंज किया जाता है किसी भी जगह का। तो ये पावर हमें कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट को देता है कि आप किसी भी स्टेट का या स्टेट में किसी जगह का नाम चेंज कर सकते हो आर्टिकल 3 के तहत। तो आर्टिकल 3 आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। अब देखिए दूसरा और क्या इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए कि यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने सेलुलर जेल बनवाई थी। सेलुलर जेल कहाँ बनवाई थी? पोर्ट ब्लेयर में। अभी भी आप जाओगे घूमने पोर्ट ब्लेयर, कभी देखना वहाँ पे काला पानी, ये काला पानी बोलते हैं इसको, सेलुलर जेल को, ठीक है। क्या बोलते हैं? काला पानी की सज़ा होती थी ना, काला पानी की सज़ा, वो इसी को बोलते हैं। तो यहाँ पे पॉलिटिकल प्रिजनर्स और जो रिवोल्यूशनरीज थे हमारे, ठीक है, रिवोल्यूशनरीज जैसे कि सत्येंद्रनाथ सान्याल थे, ठीक है, सचिंद्रनाथ सान्याल, और जतिंद्रनाथ बनर्जी थे, वी.डी. सावरकर थे, ठीक है, इन सब को इस जेल में भेजा गया था, ठीक है। जो मेजर रिवोल्यूशनरीज और पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, इनको यहाँ पे सॉलिटरी कन्फाइनमेंट के लिए भेज दिया जाता था। तो एक तो ये पॉइंट हो गया पोर्ट ब्लेयर से रिलेटेड। तीसरा पॉइंट ये भी है कि सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में यहाँ पे क्या किया था? नेशनल फ्लैग की होस्टिंग की थी, ठीक है, नेशनल फ्लैग लहरा दिया था। और पोर्ट ब्लेयर को क्या किया था? आज़ाद हिंद की प्रोविजनल कैपिटल डिक्लेयर कर दिया था, ठीक है, प्रोविजनल कैपिटल डिक्लेयर कर दिया था। ये भी एक पॉइंट हो गया। लास्ट में एक पॉइंट आपको पोर्ट ब्लेयर से रिलेटेड ये याद रखना है कि थांजावुर इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, चोलास का थांजावुर इंस्क्रिप्शन है, उसमें अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का जो निकोबार है ना, ये निकोबार, इसका नाम निकोबार क्यों पड़ा? क्योंकि वहां पे एक इंस्क्रिप्शन मिला है, ठीक है, उस इंस्क्रिप्शन का नाम थोड़ा सा निकोबार से मिलता जुलता है, इसलिए निकोबार का नाम निकोबार पड़ा। तो चलिए इस चीज़ को हम देख लेते हैं एक बार डिटेल से, स्लाइड्स में क्या क्या है। सबसे पहले आपको बता दिया मैंने कि आर्टिकल 3 से पार्लियामेंट को पावर मिलती है, ठीक है, ये देख लिया आपने। अच्छा, पोर्ट ब्लेयर का नाम पोर्ट ब्लेयर क्यों पड़ा? क्योंकि ब्रिटिश नवल ऑफिसर थे एक, आर्कीबर्ट ब्लेयर, ठीक है, जिन्होंने अंडमान एंड निकोबार में सर्वे किया था सबसे पहले, इसलिए क्योंकि इन्होंने सर्वे किया था तो इनके ऊपर इस जगह का नाम पड़ गया, ठीक है, आर्चीबाल्ड ब्लेयर इनका नाम था। ये ब्रिटिश नवल ऑफिसर थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया था? सर्वे किया था अंडमान निकोबार आइलैंड का, ठीक है। और देखते हैं
मैंने ये आपको बता दिया कनेक्शन क्या था चोलाज और श्री विजय का, ठीक है। चोला एम्परर का ये स्ट्रेटेजिक बेस हुआ करता था, श्री विजय एक जगह थी सुमात्रा में। तो चोलाज ने क्या किया कि यहाँ चोलाज थी और यहाँ श्री विजय था, यहाँ पे इन्वेजन किया था, इसलिए आज पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम कर दिया गया, ठीक है। और राजेंद्र वन ने किया था ये काम, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब देखते हैं आगे। देखो मैंने बताया ना कि अटैक हुआ था श्री विजय एम्पायर पे, ओके, और ये साउथ ईस्ट एशिया में है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो GW स्पेंसर करके एक हिस्टोरियन है जिन्होंने बोला कि ये चोला एक्सपेंशनिज्म का पार्ट है। और मैंने ये भी आपको बताया था कि सेलुलर जेल बनाई गई थी, ठीक है, काला पानी। सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में पोर्ट ब्लेयर में नेशनल फ्लैग की होस्टिंग कर दी, ठीक है। अच्छा, थांजावुर इंस्क्रिप्शन जो मिला है चोलास का, इसमें मां नक्कावरम आइलैंड का जिक्र किया गया है। मां नक्कावरम, तो मां नक्कावरम थोड़ा सा निकोबार से मिलता जुलता है ना, तो इसी को देख के, मां नक्कावरम को देख के ब्रिटिशर्स ने इस जगह का नाम निकोबार आइलैंड्स कर दिया था। तो मां नक्कावरम लैंड बोला गया था, इसका मतलब कि ओपन लैंड, नेकल लैंड। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पोर्ट ब्लेयर देखते ही याद आ जाने चाहिए, ठीक है। तो ये तो हो गया पोर्ट ब्लेयर का नाम श्री विजयपुरम। रिसेंट टाइम्स में और भी कुछ आइलैंड थे जिनका नाम चेंज कर दिया गया था, जैसे कि आपको देखना है हैवलॉक आइलैंड का नाम कर दिया गया था स्वराज द्वीप, आपको पता होगा, बहुत पहले की बात है, मतलब काफ़ी साल हो गए। नील आइलैंड का नाम शहीद द्वीप कर दिया गया था। रोज आइलैंड का नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया था। इन सबको याद कैसे रखोगे? देखो हैवलॉक आइलैंड है, ठीक है, हैवलॉक आइलैंड, स्वराज द्वीप। तो जब कभी किसी का लॉक खोलोगे, पहले कोई बंधा हुआ है, लॉक खोलोगे तो स्वराज मिलेगा ना, आज़ादी तभी मिलेगी जब लॉक खोलोगे। तो इस तरह से याद रखना, लॉक स्वराज, ओके। अच्छा, नील आइलैंड का शहीद द्वीप कैसे याद रखोगे? देखो नील होती है, नील, तो नील किसको बोलते हैं? स्याही होती है ना, स्याही, स्याही नीले कलर की होती है, तो स्याही नील, नील शहीद, ऐसे करके याद रखना, ठीक है। पोर्ट ब्लेयर का श्री विजयपुरम मैंने बता ही दिया। रोज आइलैंड सुभाष चंद्र बोस द्वीप, रोज बोस, रोज बोस, रोज बोस, ऐसे करके याद रखना। कैसे भी करके ये चीज़ें आपको बस याद होनी चाहिए, ताकि आपके दिमाग पे ना एग्जाम में एक्स्ट्रा प्रेशर ना पड़े फालतू के एलिमिनेशंस लगाने के। अगर चीज़ें रटी हुई होंगी तो फटाक से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। तो दिस वाज ऑल अबाउट द न्यूज़ रिगार्डिंग पोर्ट ब्लेयर। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नेक्स्ट आर्टिकल रिलेटेड है वाडनगर से। ये कहा जा रहा है कि इंडिया की ओल्डेस्ट लिविंग सिटी मिली है मोदीज नेटिव विलेज वाडनगर में। वाडनगर इज एक्चुअली बर्थ प्लेस ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है, ये बर्थ प्लेस है इनका, तो ये चीज़ याद रखिएगा। अच्छा, इससे रिलेटेड क्या क्या फैक्ट्स आपको पता होना चाहिए वाडनगर से रिलेटेड? सबसे पहले तो याद रखो कि जो इसमें लिखा हुआ है, इट्स ओल्डेस्ट लिविंग सिटी। अब ओल्डेस्ट लिविंग सिटी से क्या मतलब है आपका? ओल्डेस्ट लिविंग सिटी मीन्स कि यहाँ पे 800 BC से लेके, ठीक है, कॉलोनियल टाइम्स तक, कॉलोनियल टाइम्स तक के जितनी बहुत सारी डायनेस्टीज के, मतलब कभी भी ना यहाँ से पॉपुलेशन गई नहीं, हर बहुत लगातार कॉन्टिन्यू कुछ ना कुछ डायनेस्टीज के पॉपुलेशन के होने के एविडेंस मिले हैं, आर्टिफैक्ट्स से हमें पता लगा है। तो 800 BC से, समझ रहे हो, 800 BC से लेके कॉलोनियल टाइम्स तक, यानी 19th सेंचुरी तक के हमें एविडेंस मिले हैं कि लगातार यहाँ पे पॉपुलेशन थी, कभी कम हुई कभी ज़्यादा हुई, मगर कभी भी इस जगह को लोगों ने अबेंडन नहीं किया वाडनगर को। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये ओल्डेस्ट लिविंग सिटी है, 800 BC से लगातार यहाँ पे सेटलमेंट्स थे, ठीक है। तो ये तो हो गया ओल्डेस्ट लिविंग सिटी की बात। दूसरा कहा जा रहा है कि ये कल्चरल कॉन्टिन्यूटी, ये टर्म्स याद रखिएगा, ठीक है, कल्चरल कॉन्टिन्यूटी को प्रूफ कर रहा है इंडियन सिविलाइजेशन की। अभी तक एक्चुअली कल्चरल कॉन्टिन्यूटी का क्या मतलब है? अभी तक आपको ना, जब आईवीसी का एंड हुआ, आईवीसी का एंड कब माना जाता है? 1500 BC के अराउंड, ठीक है, लगभग। और महाजनपदास जब शुरू होता है 500 BC, तो इसको कहा जाता है इंडियन आर्कियोलॉजी के डार्क एज। इंडियन आर्कियोलॉजी की डार्क एज बोला जाता है इसको, 1500 BC से 500 BC तक, मतलब आईवीसी के एंड तक, आईवीसी के एंड होने से लेकर महाजनपदास की बिगनिंग तक के पीरियड को कहा जाता है डार्क एज ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, क्योंकि इस पीरियड के बीच का हमें कोई एविडेंस नहीं मिलता, कुछ आर्टिफैक्ट्स नहीं मिलते ज़्यादा, एक दो इंस्क्रिप्शन को छोड़ दे तो। मगर क्योंकि ये 800 BC का भी हमें मिल गया है, तो हम कहते हैं कि हमारे जो कल्चरल गैप था उसको फिल कर रहा है ना, कि मतलब हमारे पास ऐसा नहीं है कि 1500 BC से लेके 500 BC तक के बीच में कुछ था ही नहीं, था, वहाँ से लगातार हमारी कल्चरल कॉन्टिन्यूटी चली आ रही है, ठीक है। तो मतलब समझ रहे हो, बीच में ये कल्चरल कॉन्टिन्यूटी हो रहा है, और ये जो मिथ है डार्क एज का, उसको बस्ट करता है, डार्क एज के मिथ को बस्ट कर रहा है, ठीक है ना। अच्छा, एक फैक्ट ये भी है कि इंडिया का फर्स्ट डिजिटल म्यूजियम बनाया जा रहा है वाडनगर में। क्या बनाया जा रहा है? डिजिटल म्यूजियम। कहाँ? वाडनगर में, ओके, ये चीज़ें याद रखना। और एक फैक्ट याद रखना कि अर्जुन बारी इंस्क्रिप्शन, अर्जुन बारी इंस्क्रिप्शन है, ठीक है, इससे हमें पता लगता है कि वाडनगर में किंग कुमारपाल थे, किंग कुमारपाल, ठीक है, इन्होंने 1152 AD में इस पूरे वाडनगर को फोर्टिफाई करवाया था। क्या करवाया था? फोर्टिफाई करवाया था। तो एक इंस्क्रिप्शन ये भी हो गया अर्जुन बारी इंस्क्रिप्शन वाला। और एक चीज़ याद रखना, स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत, स्वदेश दर्शन स्कीम पता है ना, जो टूरिस्ट सर्किट बनाती है, टूरिस्ट सर्किट्स बना रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो उसके अंतर्गत भी ये जो वाडनगर है, ये एक टूरिस्ट सर्किट के अंदर भी आता है, ठीक है, वाडनगर, ओके।
तो ये सारे फैक्ट्स आपको वाटनगर के बारे में पता होने चाहिए। तो देखिए हमने देख लिया ओल्डेस्ट लिविंग सिटी है, ओके। और इसके फैक्ट्स आपको बता देता हूँ, देख लो क्या क्या छूटा है। वैसे मैंने सब कुछ बता ही दिया है, बस इतना जान लो कि ये एक्सकेवेशन किया किसने किसने मिलकर है। कई बार ये भी पूछ लेता है यूपीएससी, अगर अपनी हद तक पहुंच ही जाता है तो ये भी पूछ लेता है किसने किसने एक्सकेवेशन किया है। आईआईटी खड़गपुर, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया तो होंगे ही होंगे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, डेक्कन कॉलेज, इन सब ने मिलकर एक्सकेवेशन किया है, ठीक है। और यहाँ पे इंडिया का पहला डिजिटल म्यूजियम बनने वाला है, मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है। प्लग द गैप बोला ना, 1500 बीसी से 500 बीसी का जो गैप है उसको फिल करता है, यानी कि ह्यूमन सेटलमेंट हमारे इंडिया में कॉन्टिन्यूटी थी, कल्चरल कॉन्टिन्यूटी को बरकरार रही, इससे ये प्रूव हो रहा है। देखो अभी तक हमारे पास 500 बीसी से पहले का कोई रिकॉर्ड नहीं था, ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया, ओके। और देखिए ये जो डार्क एज का मिथ था ना, मिथ कि हमारे पास कुछ है ही नहीं 1500 से 500 के बीच की वो डार्क एज आर्कोलॉजी की, उसको भी बस्ट कर रहा है उस चीज़ को। ये सब चीज़ें मैंने बता दी आपको। तो वही बोला ना कि आईवीसी के कोलैप्स से लेके आयरन एज यानी महाजनपदास की इमरजेंस तक के बीच का हमारे पास कुछ भी नहीं था, बट अब है। तो ये सब चीज़ें यहाँ लिखी हुई हैं, ये आप स्लाइड्स में देख लेना, वैसे मैंने आपको सब कुछ बता दिया, ठीक है। और देख लीजिए ये आर्टिफैक्ट्स मिले क्या क्या हैं, पॉटरीज मिली हैं, कॉपर गोल्ड सिल्वर आयरन ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, ये सब चीज़ें यहाँ से मिली हैं, ओके। ये सब चीज़ें ध्यान रखना। और देखो ये देखो रेडियो कार्बन जो स्ट्रेटिफाइड लेयर्स होती है ना, उनसे हमें पता लगे सक्सेसिवली वाटनगर में कोई ना कोई डायनेस्टीज थी, यानी कि बोला ना मैंने एक लिविंग सिटी थी, यानी हमेशा यहाँ पे पॉपुलेशन कम हुई ज़्यादा हुई, लेकिन कभी लोगों ने अबेंडन नहीं किया इस जगह को, मतलब यहाँ पे लिविंग सिटी बनी रही और ओल्डेस्ट लिविंग सिटी। तो देखिए यहाँ पे इंडो ग्रीस के भी एविडेंस मिले, ठीक है, शाकास के भी एविडेंस मिले, मैत्रकास के भी मिले, राष्ट्रकूतास के भी मिले, सोलंकी किंग्स के भी मिले, सल्तनत और मुगल पीरियड्स के भी आर्टिफैक्ट्स मिले, गायकवाड़ से लेकर ब्रिटिश तक के एविडेंस इस जगह से मिले हैं। तो आप समझ रहे हो ये जगह कितनी इंपॉर्टेंट है। और मैंने बताया ये जगह है कहाँ, महसाना गुजरात में है, ओके। वाटनगर का जिक्र पुरानाज में भी हुआ है और हुएन सांग के ट्रेवलॉग्स में भी हुआ है, ठीक है। अर्जुन बारी गेट इंस्क्रिप्शन मैंने आपको बता ही दिया कि किंग कुमार पाल थे, उन्होंने फोर्टिफाई करवाई थी सिटी 1152 में। अच्छा वाटनगर के कुछ और नाम भी हैं, ऑल्दो ये नाम याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार देख लीजिएगा, चमत्कारपुर, आनंदपुर, स्नेहपुर, विमलपुर, ठीक है। और स्वदेश दर्शन प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये वाटनगर मोधेरा पाटान हाइटा टूरिज्म सर्किट का पार्ट है वाटनगर, ओके। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। बाकी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में आप इसको पढ़ लीजिएगा। अच्छा ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल रहेगी, आप प्लीज़ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाइए, ज्वाइन करिए और ये पीडीएफ अवेल कर सकते हैं आप वहाँ से, ओके। नेक्स्ट इज कॉल टू कंजर्व द फोर्ट इन फोर्ट कोची, ठीक है। कोची में एक फोर्ट है, फोर्ट इमैनुअल है, ठीक है। इसको कंजर्व करने की बात की जा रही है, कहा जा रहा है कि ये फोर्ट लैटराइट ब्रिक्स से बना हुआ है और उसका बहुत तेज़ी से इरोजन हो रहा है, यहाँ पे चीज़ें मतलब ख़राब होती चली जा रही हैं। तो हिस्टोरियंस हैं कुछ, वो कह रहे हैं कि प्लीज़ इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इसको जो है मतलब फिर से आप इसको अच्छे से इसके रेमनेंट्स को फिर से कंजर्व करिए, ठीक है। फोर्ट इमैनुअल के बारे में ये बात की जा रही है, तो इसके बारे में कुछ फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये कब बनाया गया था, ये पोर्टुगीज़ के द्वारा 1503 में बनाया गया था, ठीक है। और ये भी याद रखना कि ये पहला ऐसा सेटलमेंट है जहाँ पे पोर्टुगीज़, डच एंड इंग्लिश यानी ब्रिटिशर्स, इन तीनों की पॉपुलेशन का फुटफॉल रहा है, मतलब तीनों के एक टाइम पे ये तीनों पॉपुलेशन यहाँ पे रह चुकी हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक बॉशन बंगला है पोर्टुगीज़ का जो फेमस है, जो कि आजकल म्यूजियम है। पोर्टुगीज़ ने एक बॉशन बंगला बनवाया था, तो ये भी याद रखना, ये फैक्ट भी। अच्छा ये फोर्ट बनाया क्यों गया था, याद रखना कि ये अलायंस था, ये फोर्ट एक अलायंस के तहत बनाया गया था। महाराजा ऑफ कोची एंड किंग इमैनुअल थे ना, जो जिनके नाम पे ये फोर्ट बना है, ठीक है, पोर्टुगीज मोनार्क थे ये, इन दोनों के बीच में अलायंस हुआ तब जाके ये फोर्ट बना था। तो ये कुछ ही फैक्ट्स थे जो इस फोर्ट से रिलेटेड आपको याद रखना है, और ये फोर्ट कोची में है, फोर्ट इमैनुअल, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी देख लेते हैं और कुछ है। तो देखो मैंने बताया ना कि पोर्टुगीज, डच, इंग्लिश, इन 3 कॉलोनियल पावर्स का यहाँ पे फुटफॉल रहा था, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो ये पोर्टुगीज ने बैशन बंगला था ये, ठीक है, विच इज़ नाउ अ हेरिटेज म्यूजियम, ओके। और देखो यहाँ पे स्ट्रेटेजिक अलायंस था ये बिटवीन महाराजा ऑफ कोची और मोनार्क ऑफ पोर्टुगल के बीच में, ओके। और देखो यहाँ पे डच ने 1886 में इस फोर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, ठीक है, ब्रिटिश ने भी डिस्ट्रॉय किया था और बाद में इस फोर्ट को अपना बना लिया था, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या है कि विजिटर्स आते हैं कई बार वेव्स को सबसाइड होते हुए देखने के लिए, और ये फोर्ट कहाँ है, कोची बीच पे है, ठीक है, कोची केरला में, ओके। अच्छा इस फोर्ट की सिग्निफिकेंस क्या है, बता दिया मैंने कि ये फर्स्ट पोर्टुगीज फोर्ट है जो कि पूरे एशिया में बनाया गया है, ओके। और ये सिंबल है अलायंस बिटवीन महाराजा ऑफ कोची और पोर्टुगल का, और जो रुइंस हैं इसको डिस्ट्रॉय किया गया फिर भी वो आज तक बचे हुए हैं, इसलिए इसकी एक अपनी हेरिटेज वैल्यू है। नेम्ड आफ्टर किंग मैनुअल फर्स्ट ऑफ पोर्टुगल, मैंने बता ही दिया आपको। डच ने इसको कैप्चर किया 1663 में, जिन्होंने इसके बहुत से पार्ट को डिस्ट्रॉय भी किया। ब्रिटिश ने कैप्चर किया 1795 ने। अभी का स्टेटस क्या है, रुइंस रिमेन, और कुछ रिलिक्स जो है वो इंडो पोर्टुगीज म्यूजियम बगल में है, वहाँ पे है, ठीक है। बाकी इसको थोड़ा सा कंजर्व करने की बात यहाँ पे इस समय आर्कोलॉजिस्ट कह रहे हैं, ठीक है।
तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट आर्टिकल है कर्नाटका का जो वक्फ बोर्ड है, ठीक है। अच्छा, स्टेट वक्फ बोर्ड कौन से एक्ट के तहत बनाया जाता है? वक्फ बोर्ड एक्ट 1995 के तहत, ठीक है। ये स्टेट वक्फ बोर्ड होते हैं। इन्होंने क्या कहा कि जो बिदार फोर्ट है बिदार सिटी में कर्नाटका में, उसके 17 मॉन्यूमेंट्स हमारी प्रॉपर्टी हैं, ठीक है। उसको अपनी प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। ओके, इसको बिदार फोर्ट के अंदर 17 मॉन्यूमेंट्स हैं। बिदार फोर्ट मतलब सोचो कितना बड़ा होगा, कि इसके अंदर के 17 मॉन्यूमेंट्स को वक्फ बोर्ड कह रहा है कि हमारी प्रॉपर्टी है, ठीक है, कर्नाटका में। तो इसमें क्या क्या फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए? बहुत फैक्ट्स पता होने चाहिए। पहले तो ये पता हो जाना चाहिए कि बिदार सिटी के बारे में कुछ पता होना चाहिए, ठीक है, और बिदार फोर्ट के बारे में कुछ फैक्ट्स पता होने चाहिए। तो फटाफट मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ कि क्या क्या फैक्ट आपको याद होने चाहिए, ठीक है। देखो, जो बिदार सिटी है ये एक्चुअली आपको पता है क्या थी? ये कैपिटल थी। कैपिटल थी, किसकी कैपिटल थी? बाहमनी किंगडम की कैपिटल थी। ओके, बाहमनी किंगडम की कैपिटल थी। अच्छा, बिदार सिटी से पहले कौन सी कैपिटल थी बाहमनी किंगडम की? गुलमर्ग थी। गुलमर्ग थी ना पहले कैपिटल। और गुलमर्ग से बिदार किसने चेंज कर दी थी कैपिटल? अहमद शाह वली ने कर दी थी। किसने? अहमद शाह वली ने। अहमद शाह वली ने क्या किया? गुलमर्ग से चेंज करके कैपिटल कर दी थी बिदार। ओके, तो याद रखना ये कैपिटल सिटी थी बामनी किंगडम की 1422 से 1538 के बीच में। ओके, उसके पहले कैपिटल थी गुलमर्ग, जिसको चेंज कर दिया था अहमद शाह वली ने। ओके, तो ये तो आपको बिदार सिटी के बारे में पता होना चाहिए। अब देखो बिदार फोर्ट के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए। बिदार फोर्ट को एक्चुअली बनवाया था ककातिया रूलर माधव वर्मा सेकंड ने 10th सेंचुरी में। बाद में इसको रेनोवेट करवाया था अहमद शाह वली ने, ठीक है। अहमद शाह वली ने रेनोवेट करवाया था इसको, ठीक है, वही जिसने गुलमर्ग से बदल के कैपिटल कर दी थी बिदार। ओके, तो ये पता होना चाहिए आपको। बाकी इस फोर्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे गुम्बद दरवाज़ा, ठीक है, गुम्बद दरवाज़ा पता होना चाहिए आपको। शारादा दरवाज़ा पता होना चाहिए, शारादा दरवाज़ा, ठीक है। और तख्त महल, तख्त महल पता होना चाहिए आपको। और यहाँ पे है रंगीन महल। ऐसे कुछ महल हैं इसके अंदर ही, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ऐसे हिस्ट्री में ना आजकल यूपीएससी क्या कर रहा है, कुछ अननोन मॉन्यूमेंट्स के बारे में पूछा जिनको हमें पता ही नहीं होता क्या है। तो यूजली ऐसी न्यूज़ से निकल के ही वो मॉन्यूमेंट्स आते हैं, ठीक है। इसके अंदर 16 खंबा है, 16 खंबा, ठीक है। 1000 कोठरी है, 1000 कोठरी। ओके, 1000 कोठरी है। और यहाँ पे ना कनक सिस्टम था। कनक सिस्टम एक तरह का वाटर सप्लाई सिस्टम हुआ करता था, पर्शियन स्टाइल का वाटर सप्लाई सिस्टम हुआ करता था। कनक सिस्टम इस बिदार फोर्ट के अंदर था, जो कि यूज़ होता था, ठीक है। बाकी अश्नूर टॉम्ब है, अश्नूर टॉम्ब है। ओके, और महमूद गवन मास्क है, महमूद गवन मॉस्क। तो ये सब चीज़ें आपको बिदार फोर्ट के अंदर, क्योंकि इन सब चीज़ों को ना वक्फ बोर्ड ने कह दिया कि हमारी प्रॉपर्टी है, इसलिए इन सबके नाम आपको और इन सबके बारे में कुछ थोड़े बहुत फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं। देखो, बिदार फोर्ट किसने बनवाया मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और ये जो बिदार सिटी थी मैंने बता दिया कि कैपिटल जो है शिफ्ट की थी किसने? अहमद शाह वन ने। गुलबर्ग से लेके बिदार कर दी थी। ओके, ये 9th रूलर था बाहमनी किंगडम का। ओके, तो ये सब याद रखना है। और बिदार में देखो तुगलक, बहमनी, बरी, शाही डायनेस्टी, आदिल शाही डायनेस्टी, मुगल निज़ाम सब रह चुके हैं बिदार सिटी में। तो बिदार सिटी की अपनी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है। ओके, और यहाँ का आर्किटेक्चरल स्टाइल बात करें तो हिंदू, तर्किश, पर्शियन का मिक्स्ड आर्किटेक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। बिदार फोर्ट से रिलेटेड कुछ बात और जान लेते हैं कि ये जो फोर्ट था ना, दिस फोर्ट वाज हाउस टू मैनी डायनेस्टीज। बामनी सल्तनत, बरी शाही डायनेस्टी, मुगल एम्पायर, निज़ाम ऑफ हैदराबाद, सभी इस फोर्ट्स को यूज़ कर चुके हैं। और ये 3 लेयर्ड फोर्टिफिकेशन है इस फोर्ट में, ये फैक्ट याद रखना। और इसमें 7 ग्रैंड गेट्स हैं, ठीक है। इसमें टोटल 7 ग्रैंड गेट्स हैं, जिसमें से गुम्बद दरवाज़ा और शरादा दरवाज़ा थोड़े फेमस हैं, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्रेंस गेट्स है, बताया ना, गुम्बद दरवाज़ा, शरादा दरवाज़ा। ओके, और यहाँ पे कुछ और गेट्स हैं, कर्नाटिक दरवाज़ा, मंडू दरवाज़ा, कल्याणी दरवाज़ा, दिल्ली दरवाज़ा। अब याद रखना, दिल्ली दरवाज़ा कोई पूछ ले कहाँ है तो आपको बोलना है बिदार फोर्ट में है, ठीक है। दिल्ली में नहीं है, बिदार फोर्ट में है, जो कि कर्नाटका में है। ओके, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तीनों नाम याद रखना, गुम्बद दरवाज़ा, शरादा दरवाज़ा और ये दिल्ली दरवाज़ा। ऐसे नाम आपको याद होने चाहिए। और इसके अंदर बताया ना मैंने आपको कि तख्त महल थे, तख्त महल, रंगीन महल, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर कोर्टयार्ड्स हुआ करते थे। गगन महल, तरकश महल। और ये जो तख्त महल था इसको भी अहमद शाह ने बनवाया था। ये एक्चुअली रॉयल रेसिडेंस था। यहाँ पे तख्त महल से क्या मतलब है कि यहाँ पे थ्रोन पैलेस है, ठीक है। तख्त यानी कि किसी को तख्त तो ताज पहनाया जाता है, यानी कि कॉरोनेशन सेरेमनी यहीं पे होती थी, ठीक है। कॉरोनेशन सेरेमनी होती थी बामनी किंग्स की यहाँ पे। और देखिए रंगीन महल, रंगीन महल की कहा जाता है कि इसको गुम्बद दरवाजे के पास है। और यहाँ पे जो वॉल्स हैं वो मदर ऑफ पर्ल्स बोली जाती हैं, ठीक है। फाइनेस्ट क्वालिटी के पर्ल्स थे, जेट ब्लैक स्टोन के, उनसे इनको सजाया गया है। तो ये कुछ फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट देगा कि एक फोर्ट है जिसकी वॉल्स को एड ऑन किया गया है मदर ऑफ पर्ल से, फाइनेस्ट क्वालिटी ऑफ इनलेड इन जेट ब्लैक स्टोन से, तो वो कौन सा महल है? तो वो रंगीन महल। ऐसी चीज़ें ना बस करंट अफेयर्स में तो एक बार आपको पता होनी चाहिए, ना सिर्फ पता होनी चाहिए बल्कि मैं फिर से कह रहा हूँ याद होनी चाहिए। तो इसको ना आप ये मत लाइटली मत लेना ये सब चीज़ें कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यूपीएससी में अभी ऐसा हो गया है कि कुछ भी अगर न्यूज़ में है तो उसका जो भी बैकग्राउंड है वो सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, अभी देखते हैं ये 16 खंबा, 16 पिलर मॉस्क, ठीक है।
अब देखिए 16 खंबा 16 पिलर मॉस्क है, किसने बनवाया था? कुबली सुल्तानी ने बनवाया था। 1424 में किसने बनवाया था? कुबली सुल्तानी ने। बस इतना पता होना चाहिए। ये एक तरह का पहले सेरेमोनियल ऑडियंस हॉल था और बाद में इसको कन्वर्ट करके प्रेयर स्पेस बना दिया गया था, यानी कि मॉस्क बनवा दिया था। तो देखो लिखा है ना 16 खंबा मस्जिद, ऑब्वियसली यहाँ पे 16 खंबे होंगे और ये मस्जिद होगी, ठीक है। हजार कोठरी बनवाया गया था, कभी कुछ अटैक हो जाए तो रॉयल जो लोग हैं वो सेफली पीछे के रास्ते से एग्जिट कर जाएं, तो इसको हजार कोठरी बोलते थे, ठीक है। एनिमी अगर अंदर घुस जाए अटैक कर दे तो आप पीछे से अंडरग्राउंड रास्ते से बाहर हो जाएं, हजार कोठरी। ओके, बताया ना कनात सिस्टम, कार्टे सिस्टम, ये पर्शियन टेक्नोलॉजी थी जो कि वाटर सप्लाई के लिए यूज़ होती थी। तो ये हो गया आपका एक और। बाकी महमूद गवन का मदरसा था, किसने बनवाया था? गवन जो कि एक वजीर था बामनी डायनेस्टी में, उसने बनवाया था 1472 में। ओके, महमूद गवन मदरसा। ओके, तो ये हो गया। और अभी ये जो महमूद गवन मदरसा है ना, इसको अभी अडॉप्ट कर लिया है शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने, अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम के तहत। अब अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम आप पढ़ लेना कि क्या है। इसमें किसी भी एक हेरिटेज को अडॉप्ट करना होता है, ठीक है, बड़े बड़े ग्रुप्स या इंस्टीट्यूशंस को। तो शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ने क्या किया है? महमूद गवन मदरसा को अडॉप्ट कर लिया है, अडॉप्ट हेरिटेज स्कीम के तहत। ओके, अभी देखिए और क्या बताया था मैंने, अस्तूर टॉम्स कहाँ है? बिदार सिटी के अस्तूर विजल्स में है, ठीक है। ये भी डेक्कनी और एशियन स्टाइल आर्ट को रिफ्लेक्ट करता है। और देखिए चौखंडी टॉम्स जो है वो एक मौसोलियम है जो कि हज़रत खालीउल्लाह के ऑनर में बनवाया गया था, ठीक है। तो ये सारे बेसिक पॉइंट्स आपको किसके बारे में पता होना चाहिए? किसके बारे में पता होना चाहिए? बिदार फोर्ट के बारे में। ओके, बिदार फोर्ट से रिलेटेड कुछ, इतने सारे देख के भूल मत जाना कि ये सब क्या पढ़ रहे हो। एक्चुअली आप बिदार फोर्ट के बारे में पढ़ रहे हो, ओके, जो कि बिदार सिटी में है, जो कि बाहमनी किंगडम की कैपिटल हुआ करती थी गुलमर्ग के बाद। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अभी देख लेते हैं बामनी डायनेस्टी के बारे में, देख लो, बस इतना देख लो कि इसका फाउंडर कौन था। इसके फाउंडर थे हसन गंगू, पता होगा ना, सुना होगा आपने। ये अफगान एडवेंचरर थे जिन्होंने, हसन गंगू बहमन शाह, इन्होंने इसको फाउंड किया था। और ये डायनेस्टी जो है 200 साल तक की डायनेस्टी थी और ये फर्स्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम सल्तनत थी डेक्कन प्लेटू में, ठीक है। देखो इतना पता होना चाहिए आपको। बताया ना गुलबर्ग थी पहले कैपिटल, बाद में बिदर कर दी गई। इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज बहुत सारी थी, पर्शियन थी एक्चुअली इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज, और जो कॉमन लैंग्वेजेस थी वो थी मराठी, डेक्कन, तेलुगु, कन्नड़ा। ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ओके। और इसके वैसे तो इसमें 18 रूलर्स थे, मगर कुछ इंपॉर्टेंट रूलर्स के नाम आपको पता होने चाहिए, जैसे कि मोहम्मद शाह वन थे, ठीक है, फिरोज शाह बामनी, अहमद शाह वन का तो बता ही दिया मैंने, अहमद शाह वली इनको बोलते थे, ओके। अच्छा, फिरोज शाह बहमन ने एक ऑब्जर्वेटरी बनाई थी दौलताबाद में। तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको पता होने चाहिए, ओके। ये मोहम्मद शाह वन थे, इन्होंने हिंदू प्रिंसिपैलिटीज़ को हराया था विजयनगर और वरंगल में। तो ये सब चीज़ें थी बिदार से रिलेटेड, ओके। नेक्स्ट हमारा जो आर्टिकल है वो है बावी कोंडा के बारे में। तो बावी कोंडा क्या है? एक बुद्धिस्ट साइट है जो कि स्टेट ऑफ नेग्लेक्ट में है। धीरे धीरे ये बहुत ज़्यादा, इसको भी वही जैसे फोर्ट, कोची फोर्ट के बारे में बताया था ना, वैसे ही इसका भी बहुत गवर्नमेंट इसको निगलेक्ट कर रही है, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट टूरिस्ट साइट है, ये बुद्धिस्ट साइट है, जो कि अगर ध्यान नहीं दिया गया, कंजर्व नहीं किया गया, तो ये बहुत बदतर हालत में पहुंचती चली जा रही है, ओके। तो ये है कहाँ पे? ये एक्चुअली आंध्र प्रदेश में है। कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है ये साइट, ओके। और ये भी याद रखना कि स्वदेश दर्शन जो स्कीम है ना, स्वदेश दर्शन, उसके अंतर्गत ये भी बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट का पार्ट है। बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट जो बन रहा है उसका पार्ट है बुद्धिस्ट टूरिस्ट सर्किट का, ओके। और इसको बोलते हैं बावीकोंडा, क्यों बोलते हैं? बावीकोंडा मीन्स हिल्स ऑफ वेल्स, हिल ऑफ वेल्स, ओके। यानी कि इसमें बहुत सारे कुएं हैं, बहुत सारे वेल्स हैं, बहुत सारे कुएं हैं, उनकी एक पहाड़ी है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें ये जो बुद्धिस्ट साइट है, कौन से फॉलोअर्स थे? थेरावदा बुद्धिज्म के फॉलोअर्स की साइट है, ठीक है, थेरावदा बुद्धिज्म के फॉलोअर की साइट से। और यहाँ पे आसपास जब लोग टूरिस्ट बॉबीकोंडा देखने आते हैं तो आसपास उनको बहुत सी चीज़ें मिलती हैं देखने को, जैसे कि बोरा केव्स इसके पास है, ठीक है, इसके नेबरहुड में ही, वो भी देखते हैं लोग। बोरा केव्स में क्यों फेमस है बोरा केव्स? अपने स्टेलासाइट और स्टैग्लमाइट, इनकी फॉर्मेशन के बारे में। ये पता है ना आपको क्या होता है स्टेलासाइट से स्टैग्लमाइट? ये दोनों मिनरल्स फॉर्मेशन होते हैं। स्टेलासाइट्स जो है ऊपर से लटकते हैं सीलिंग से, और स्टैग्लमाइट क्या होते हैं? माउंट शेप में ग्राउंड पे बनते हैं, ठीक है, मिनरल्स फॉर्मेशन होती है, आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में, है ना। और तो उसके लिए क्या फेमस है? बोरा केव फेमस है, ये इसके पास ही है, बावीकोंडा के पास। और क्या चीज़ है यहाँ पे? यहाँ पे डॉल्फिन नोज़ है, डॉल्फिन नोज़ है, यानी कि एक रॉक कट स्ट्रक्चर है जो कि डॉल्फिन के शेप का है, इसलिए इसको डॉल्फिन नोज़ बोलते हैं, ओके। बस ये कुछ चीज़ें यहाँ पे फेमस है बावीकोंडा के आसपास, तो इसलिए बता रहा हूँ कि इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। इसलिए न्यूज़ में था कि ये ना एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा नेग्लिजेंस की वजह से न्यूज़ में था, कई बार न्यूज़ में आर्टिकल्स आए इससे रिलेटेड। तो वही इसमें देखिए यही सब लिखा हो कि टूरिस्ट सर्किट का पार्ट है, बुद्धिस्ट सर्किट का पार्ट है स्वदेश दर्शन स्कीम में, ठीक है। साहिलनदम, थोलकोंडा, बावीकोंडा, भोजनकोंडा, अमरावती, अनूपु, ये सारी जो जगहें हैं ये सब टूरिज्म सर्किट के अंतर्गत आती हैं, ओके। और ये कहाँ पे है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में, राइट। और देखिए बावीकोंडा का मतलब हिल ऑफ वेल्स, बताया ना, न्यूमरस वेल्स दैट वंस एक्जिस्टेड इन द एरिया ऑफ स्टोरिंग रेन वाटर के लिए कुछ वेल्स बनाए गए थे, वो इसलिए इस जगह का नाम बोवीकोंडा पड़ा है, ठीक है। और कब का है ये?
3rd सेंचुरी BC का है, ठीक है। और थेरावादी हिनायन बुद्धिज़्म के फॉलोअर्स इस मोनेस्ट्री में रहते थे, ओके। और बस भाई ये इसका इंपॉर्टेंस है, कुछ कल्चर और टूरिज्म इंपॉर्टेंस है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। और इसके नेबरहुड में मैं बता दिया कि बोरा केव्स हैं, डॉल्फिन नोज है, ऋषिकोंडा बीच है, ये सब भी देखते हैं लोग जब यहाँ आते हैं। और ये कुछ इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट साइट लिखी हुई है, ये जब आप PDF लेना पढ़ लेना, बिकॉज आजकल UPSC बहुत ज़्यादा पूछ रहा है ऐसे क्वेश्चन कि इनमें से कौन सी बुद्धिस्ट साइट नहीं है, या फिर कौन सी बुद्धिस्ट साइट की क्या रेलेवेंस है। तो इन सब चीज़ों को आप ना थोड़ा सा अच्छे से देख लेना एक बार, ओके। तो देखिए हमने फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा आज के लेक्चर में। सबसे पहले हमने पढ़ा पोर्ट ब्लेयर के बारे में, ठीक है। अब पोर्ट ब्लेयर के बारे में पढ़ते ही आपको क्या क्या याद आना चाहिए? श्री विजयापुरम कर दिया गया इसका नाम, राइट, श्री विजयापुरम कर दिया गया, ठीक है। आर्चीबाल्ड ब्लेयर का नाम याद आना चाहिए, आर्चीबाल्ड ब्लेयर का नाम याद आना चाहिए, राइट। और राजेंद्र वन, राजेंद्र वन का नाम याद आना चाहिए, क्यों? क्योंकि राजेंद्र वन ही तो थे चोला एम्पायर जिन्होंने श्री विजयपुरम पे अटैक कर दिया था, राइट। और सुभाष चंद्र बोस का नाम याद आना चाहिए आपको, सुभाष चंद्र बोस, क्यों? क्योंकि उन्होंने 1943 में यहाँ पे झंडा लहरा दिया था, राइट। सेलुलर जेल का याद आना चाहिए आपको, क्या आना चाहिए? सेलुलर जेल की याद आनी चाहिए, ओके। थांजावुर इंस्क्रिप्शन की याद आनी चाहिए, राइट। थांजावुर इंस्क्रिप्शन बताया था ना मैंने, जिसके वजह से निकोबार नाम पड़ा था, निकोबार आइलैंड्स का, राइट। तो ये आपको इतनी चीज़ें आपको पोर्ट ब्लेयर देखते ही याद आनी चाहिए, राइट। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? वाडनगर। वाडनगर सिटी कहाँ है? गुजरात में है, PM मोदी का नेटिव प्लेस है, राइट। तो इसके बारे में पता होना चाहिए कुछ चीज़ें कि कल्चरल कॉन्टिन्यूटी का एविडेंस मिला, कल्चरल कॉन्टिन्यूटी का एविडेंस मिला हमें इसकी वजह से। और क्या मिला? डार्क एज का मिथ बस्ट हुआ कि डार्क एज जैसा कुछ नहीं है, हमारी तो कल्चरल कॉन्टिन्यूटी चली आ रही है। तो डार्क एज एक मिथ था, आर्कोलॉजिकल डार्क एज इंडिया में। डिजिटल म्यूजियम बन रहा है यहाँ पे, क्या बन रहा है? डिजिटल म्यूजियम बन रहा है, राइट। और हमने क्या पढ़ा कि ये ओल्डेस्ट लिविंग सिटी है, ओल्डेस्ट लिविंग सिटी है, राइट। तो ये सब चीज़ें हमें वाडनगर के बारे में पता होनी चाहिए। और अर्जुन बारी इंस्क्रिप्शन बताया था, अर्जुन बारी इंस्क्रिप्शन, अर्जुन बारी इंस्क्रिप्शन बताया था मैंने आपको, राइट, कि यहाँ पे कुमार गुप्ता थे, उन्होंने क्या किया था? फोर्टिफाई करवाया था, फोर्टिफाई करवाया था किसको? वाडनगर को। कब करवाया था? 1152 AD में। तो इतनी चीज़ें वाडनगर से रिलेटेड याद रखना। बाकी चौथा तीसरी बात क्या थी? कोची फोर्ट के बारे में। कोची फोर्ट यानी कि इमानुअल फोर्ट के बारे में बात की थी ना मैंने। तो इमानुअल फोर्ट में क्या बोला था कि 1503 में पोर्टुगीज़ ने बनवाया था, और महाराजा ऑफ कोची और पोर्टुगीज़ मोनार्क के बीच का एक क्या था, ये एग्रीमेंट था, उसके तहत बनाया गया था, ठीक है। और हमने इसके बारे में क्या पढ़ा था कि बौशन बंगला, ठीक है, बैशन बंगला था ये, राइट। तो ये सब चीज़ें आप इसके बारे में याद रखना। बाकी बिदार फोर्ट से रिलेटेड क्या पढ़ा? बिदार फोर्ट से रिलेटेड बहुत चीज़ें पढ़ी ना, उसके अंदर बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स थे, ठीक है। और ये कैपिटल थी किसकी? बामनी किंगडम की, ठीक है, अहमद शाह वली, ठीक है। और फोर्ट को बनवाया किसने था? माधव वर्मा टू ने, ककातिया रूलर थे ना माधव वर्मा टू। तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। इसके अंदर हमने क्या क्या देखा था? रंगीन महल, तख्त महल, ठीक है, रंगीन महल, तख्त महल देखा था। और क्या क्या देखा था? शारदा दरवाज़ा, दिल्ली दरवाज़ा देखा था, राइट, दिल्ली दरवाज़ा देखा था। और क्या क्या देखा था? याद करते जो, फटाफट याद करते जो, ऐसे दिमाग पे दो डालोगे भैया। 16 खंबा देखा था, याद है? 1000 कोठरी देखी थी, जिसके तहत वो लोग अंडरग्राउंड निकल जाते थे, कोई एनिमी अटैक कर दे तो, ठीक है। और क्या? कनत सिस्टम देखा था, कनत सिस्टम देखा था, राइट, वाटर टेक्निक वाली। तो ये सब चीज़ें ऐसे आपको याद रहनी चाहिए। कोई पूछे बिदार फोर्ट तो फटाफट सारे फैक्ट्स उसको बता देना। बावीकोंडा कोई पूछे तो क्या बोलोगे? ये एक ऐसी एंशियंट बुद्धिस्ट साइट्स है जो कि स्टेट ऑफ नेग्लिजेंस में है, इसलिए लोग इसके बारे में चिंतित हैं कि सरकार इसका ध्यान दे, थोड़ा सा इसको मेंटेनेंस करवाए। ये कहाँ पे है? आपके आंध्र प्रदेश में है, ओके। और इसको हिल ऑफ वेल्स बोलते हैं, हिल ऑफ वेल्स, ओके, इस वजह से नाम पड़ा था इसका। थेरावादा बुद्धिज्म इसका फॉलो, थेरावादा बुद्धिज्म की मोनेस्ट्री थी ये, राइट। तो ये सब चीज़ें याद रखना, ये भी स्वदेश दर्शन का पार्ट है। इतनी चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। पास में बोरा केव्स हैं और डॉल्फिन नोज है, ये सब चीज़ें आपको याद रखना है। तो ये था आज का लेक्चर, ओके। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। और फटाफट अगर आपने अब तक UPSC प्रीलिम्स की पढ़ाई शुरू नहीं की है तो इट्स हाई टाइम यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर प्रीलिम्स। और अगर आपका प्रीलिम्स अब तक क्वालिफाई नहीं हुआ है तो आपको बहुत ज़रूरी है कि अब सिंसियरली पढ़ाई शुरू कर दो। और ये जो करंट अफेयर सीरीज़ है हमारी, ये यूट्यूब पर चलती रहेगी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इसको अभी से फॉलो करिए और फटाफट सिंसियरली अपने प्रिपरेशन में लग जाइए। और अगर आप रेडी हैं न्यू ईयर में नए जोश के साथ पढ़ाई करने के लिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आई एम द बेस्ट एंड आई विल कॉन्क्वेर इट, ठीक है। फटाफट लिखो और पढ़ाई अच्छे से शुरू करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।